हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी के अंतर्गत ट्रैट अप्रोच के बारे में ही चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि अभी तक हमने जाना कि ट्रैट अप्रोच किसे कहते हैं तथा इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों के योगदानों के बारे में जाना, आज हम ट्रैट अप्रोच की आलोचना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने ट्रैट अप्रोच सीलगुण सिद्धांत प्रकार सिद्धांत से बहुत अधिक वैज्ञानिक एवं पूर्ण लगता है, फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचनाएं की हैं। तो आज हम आलोचनाओं की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो इसका दोष है वह यह है कि सीलगुण सिद्धांत में कारक विश्लेषण कर सीलगुण सिद्धांतवादी सील गुणों की कोई एक निश्चित संख्या निर्धारित करने में अब तक असमर्थ है। ये चीज़ अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। कैटल ने इस तरह का सीलगुण कैटल ने जो विकसित किया इस तरह का सीलगुण 16 है, उन्होंने कहा कि, जबकि आलपोर्ट ने इसकी संख्या कम में ही की। उन्होंने सिर्फ 2 ही बताया कि 2 ही सीलगुण हैं। नरमैन के अनुसार ऐसे सीलगुण मात्र 5 हैं। तो इस तरह से सबके बीच में असहमति है और असहमति से व्यक्तित्व की व्याख्या सही ढंग से नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट है कि सीलगुण सिद्धांतवादियों द्वारा बताए गए सीलगुण सिद्धांत के बारे में असहमति तो है ही, और साथ ही साथ ऐसे सीलगुण एक दूसरे से पूर्णतः स्पष्ट भिन्न एवं स्वतंत्र नहीं है। यह हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि कुछ प्रमुख सीलगुण दूसरे प्रमुख सीलगुण से इस तरह से जुड़े तथा संबंधित हैं कि लगता है कि वह एक ही बात को 2 ढंग से कह रहे हैं, जिससे व्यक्ति में मन भ्रमित अधिक होता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी एक तरह का सीलगुण है, जो अस्थिरता तथा स्थिरता के सीलगुण में से ऐसे मिलता है कि इसमें अस्पष्टता कम तथा संभ्रामिता अधिक होती है। क्योंकि अंतर्मुखी और जब बहिर्मुखी की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें अस्थिरता तथा स्थिरता के सीलगुण भी से ये मिलता जुलता है। तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं। इसीलिए काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। अंतर्मुखी एक गुण तथा अस्थिरता का गुण करीब करीब एक ही समान होता है। ठीक उसी तरह बहिर्मुखता तथा जो होता है स्थिरता का गुण लगभग एक समान होता है। तो इस तरह से ये दोनों सील गुण क्या होते हैं, कन्फ्यूजन अधिक तथा स्पष्टता कम पैदा करते हैं। तीसरा है, सीलगुण सिद्धांत में व्यक्तित्व की व्याख्या अलग अलग सीलगुणों के रूप में की जाती है, और आलोचकों का कहना है कि इस तरह के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की एक संपूर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती, और तब व्यक्तित्व के बारे में कोई उचित जो होता है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण का नियम बनाने की बात सिर्फ एक सिद्धांत के आधार पर सही नहीं की जा सकती। क्योंकि व्यक्तित्व सिद्धांत में जो व्यक्तित्व का सीलगुण सिद्धांत है की व्याख्या क्या है, अलग अलग सीलगुणों के रूप में की जाती है। इसीलिए चौथा है कि सीलगुण सिद्धांत में परिस्थितिजन्य कारकों के महत्व को स्वीकार ही नहीं किया गया है, और इस सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति में प्रभुत्व का सीलगुण है तो इसका मतलब यह हुआ कि हर परिस्थिति में वह प्रभुत्व ही दिखलाएगा और दूसरे पर आधिपत्य रखने की कोशिश करेगा। यह सीलगुण सिद्धांत का कहना है, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर एक छात्र अपने साथियों के बीच प्रभुत्व दिखला लेता है, परंतु अपने माता पिता या शिक्षक के सामने थोड़ी ना प्रभुत्व दिखलाएगा। वहाँ तो विनम्रता का
भाव ही दिखलाएगा, विनम्रता ही पेश करेगा। तो स्पष्ट है कि सीलगुण सिद्धांत से हमें यहाँ इस व्यवहार को समझने में मदद नहीं मिलती है सही ढंग से। 5वां पॉइंट है कि सीलगुण सिद्धांत जो है या सीलगुण उपांगम का स्वरूप वर्णनात्मक है। इसमें व्यक्तित्व के मौलिक एवं महत्वपूर्ण विमाओं का सिर्फ वर्णन किया गया है, परंतु इस बात की व्याख्या नहीं की जाती कि वह किस तरह के विभिन्न सीलगुणों का विकास होता है। इसमें क्या क्या है, वर्णनात्मक सिर्फ कहा गया है, डिस्क्रिप्टिव कहा गया है, परंतु इस बात की व्याख्या नहीं की गई है कि वह सीलगुण किस तरह से विकसित होता है। परिणामतः क्या हो जाता है, रिजल्ट यह होता है कि सीलगुण उपांगम द्वारा व्यक्तित्व के उतने सिद्धांत नहीं विकसित हो पाए जितना कि अन्य उपांगमों के विकसित हो पाए। 6ठा है कि कई दशकों के महत्वपूर्ण शोधों के बावजूद अभी तक मनोवैज्ञानिकों के बीच इस बात की सहमति नहीं है कि कौन कौन से सीलगुण जिन्हें व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण सीलगुण माना जाता है तथा जिन्हें व्यक्तित्व का मौलिक कारक माना जाता है या मान सकते हैं, क्योंकि हर एक मनोवैज्ञानिक ने अपनी अलग अलग बात कही, अपनी अलग अलग सीलगुणों के बारे में चर्चा की और सबके अनुसार सीलगुण भी अलग अलग है। किसी के अनुसार सिर्फ 2 ही सीलगुण है, तो किसी ने कहा 3 है, तो किसी ने कहा कि इससे भी ज़्यादा है, 32 है, 16 है। व्यक्तित्व के जो 5 जो मौलिक विमा जो महत्वपूर्ण बतलाए गए हैं वही महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। उसके बारे में कोई सार्वजनिक सहमति नहीं है और न ही सब तरह के व्यक्तियों के शोध में उसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो 5 विमा हैं जो बताए गए हैं कि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके बीच भी सहमति नहीं है कि वो सारे व्यक्तियों पर वह यूज ही किए गए। जैसे वालर तथा वेन प्रेथ ने अपने शोध प्रोजेक्ट में उन 5 विमाओं को महत्वपूर्ण विमा के रूप में उभरते नहीं पाया। जब उन्होंने अपना शोध कार्य किया तो उसमें उन्होंने उन 5 विमाओं को नहीं पाया कि वो महत्वपूर्ण है। 7वां पॉइंट है कि ब्लॉक तथा मैकडेसन ने सीलगुण सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि व्यक्तित्व में सीलगुण के अतिरिक्त बहुत कुछ है जिसकी चर्चा इसमें की ही नहीं गई है। जैसे व्यक्तित्व के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कोई भी व्यक्ति का संज्ञानात्मक शैली, उसके अचेतन अभिप्रेरणा, आत्मसंप्रत्यय, कुछ ऐसे ही कारक हैं जो व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, परंतु सीलगुण सिद्धांत में उसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई, चर्चा ही नहीं की गई। 8वां पॉइंट है कि सीलगुण सिद्धांत में इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिलता है कि क्या व्यक्तित्व सीलगुण का मात्र एक बंडल होता है या इन सीलगुणों का एक संगठन होता है। इस बात को कहीं स्पष्ट नहीं किया गया कि व्यक्तित्व आखिर में सीलगुणों का एक क्या है, संगठन है, संगठित रूप है या एक बंडल है, गुच्छा है, क्या है। इसी क्रम में 9वां पॉइंट है कि सीलगुण सिद्धांत व्यक्तित्व के परिवर्तन की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सीलगुण सिद्धांत से यह पता नहीं चलता है कि व्यक्तित्व में परिवर्तन किस तरह आता है। कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ सीलगुण सिद्धांत में कि व्यक्तित्व में परिवर्तन आता कैसे है, तो यह भी एक इसका दोष माना जाता है। तो ये सब हमने इसके दोषों, आलोचनाओं के बारे में चर्चा की। इन आलोचनाओं के बावजूद व्यक्तित्व का सीलगुण उपांगम एक महत्वपूर्ण उपांगम है जिसके माध्यम से व्यक्तित्व के स्वरूप को समझने में बहुत ही आसानी होती है और व्यक्तित्व के स्वरूप को समझने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से हमने जाना कि सीलगुण उपांगम क्या है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों का योगदान सीलगुण उपांगम में सबसे ज़्यादा रहा तथा इसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं, और इन आलोचनाओं के बावजूद भी मनोविज्ञान में इसका बहुत ही प्रमुख स्थान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।